हेलो गाइस। मैं हूं आपके एजुकेटर माया खिच्ची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है लाइसोसोम एंड डिजीज। लाइसोसोम से होने वाले रोग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लाइसोसोम के अंदर हमें पता है कि बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगर वो एंजाइम्स लाइसोसोम की झिल्ली के फटने से साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं तो उनसे कई सारी डिजीज काउज हो जाती है। तो लाइसोसोम से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम एवं रोग, लाइसोसोम एंड डिजीज। सबसे पहला रोग होता है कैंसर। लाइसोसोम से ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर का कारण होता है लाइसोसोम। कैसे होता है कि लाइसोसोम के अंदर हमने पढ़ा था कि डीएनएच नाम का एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम की वजह से जो क्रोमोसोम होते हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। आर्थराइटिस डिजीज भी देखने को मिलती है लाइसोसोम की द्वारा। लाइसोसोम जो होते हैं वो कार्टिलेज को विघटित कर देते हैं, जिससे आर्थराइटिस नामक डिजीज हो जाती है। फिर सिलिकोसिस डिजीज। लाइसोसोम के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सिलिका का प्रवेश हो जाता है एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा, और लाइसोसोम जो होता है वो इसको सिलिसिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आगे जाकर सिलिकोसिस डिजीज हो जाती है। जो सिलिसिक एसिड जो होता है वह जाके फेफड़ों के अंदर असर करता है और फेफड़ों के को क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, और उसके अलावा फाइब्रोसिस डिजीज करता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और ये दोनों डिजीज क्या हो जाती है, सिलिकोसिस कहलाती है। एस्बेटोसिस। एस्बेटोस जो पार्टिकल होते हैं उनका संचयन हो जाने से एस्बेटोसिस डिजीज होती है। फिर आता है गॉट डिजीज। ये जो होते हैं संधियों के अंदर होती है, जिससे कि दर्द अनुभव होता है, और ये गॉट डिजीज भी लाइसोसोम के कारण होते हैं। एनोक्सिया और एसिडोसिस नामक डिजीज भी लाइसोसोम के द्वारा होती है। संग्रहण रोग, स्टोरेज डिजीज। लाइसोसोम के द्वारा कई कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो संश्लेषण स्टोर हो जाता है, संग्रहण हो जाता है, जिसकी वजह से और कई सारे डिजीज देखने को मिलते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैंसर की। तो लाइसोसोम में डीएनए एंजाइम उपस्थित होता है जो गुणसूत्रों को विखंडित कर देता है। जब मनुष्य में 21वें नंबर का गुणसूत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर को उत्पन्न करने वाले जीन सक्रिय होते हैं। इसके पास क्या है, डीएनएज एंजाइम। ये डीएनएज एंजाइम जो होता है वो किसको क्षतिग्रस्त करता है, क्रोमोसोम को नुकसान पहुंचाता है। कौन से, 21वें नंबर के क्रोमोसोम को, जिससे क्या हो जाता है, आगे जाके ब्लड कैंसर हो जाता है। फिर बात करते हैं आर्थराइटिस। तो लाइसोसोम के पास एंजाइम्स होते हैं, और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के ऊपर जो कार्टिलेज होता है उस कार्टिलेज को क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। और उसके लिए एक महत्वपूर्ण एंजाइम भी होता है, कैथेप्सिन डी एंजाइम। इस एंजाइम की उपस्थिति से जो कार्टिलेज होता है वो विघटित हो जाता है, और उससे क्या हो जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज हो जाती है, जिससे कि उठने और बैठने में दर्द का अनुभव होता है। चलिए नोट्स में बढ़ते हैं। आर्थराइटिस। लाइसोसोम के एंजाइम संधियों में उपस्थित कार्टिलेज को विघटित कर देते हैं। इस विघटन में कैथेप्सिन डी एंजाइम्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्टिलेज के विघटन से रीमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज हो जाती है। संधियों में फ्रिक्सेशन होने के कारण उठने बैठने में बहुत दर्द की अनुभूति होती है। अब बात करते हैं सिलिकोसिस की। सिलिकोसिस क्या होता है, उत्तकी की कोशिकाओं, जैसे कि हमारे शरीर है, कोई सा भी किसी भी प्राणी का शरीर हो, जैसे कि हमारा शरीर है, ये किससे बना हुआ है, ये कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बना हुआ है। और जो सेल है उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, टिश्यू कहा जाता है। अब टिश्यू के अंदर क्या हो जाता है, SiO2 सिलिका का अंदर ग्रहण हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है, इस SiO2 के ऊपर सिलिसिक एसिड की परत का निर्माण हो जाता है, और इस सिलिसिक एसिड के पास क्या होता है, OH समूह होता है, जो कि
लाइसोसोम के पर प्रेजेंट, लाइसोसोम की झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। तो उसके साथ क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बंध बनाकर उसके साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। ये OH समूह जो होता है लाइसोसोम के प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन कर लेता है। इस कारण क्या होता है कि जो लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। और इसके फटने से जितना भी इसके अंदर एंजाइम्स है वो कहाँ आ जाते हैं, साइटोसोल के अंदर आ जाते हैं। जैसे साइटोसोल के अंदर वो सारे एंजाइम्स आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, फेफड़े के अंदर जाएंगे, और फेफड़े के अंदर जाएंगे तो उसको उसके अंदर शोध कर देंगे। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जाएंगे तो वहां पर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जाएंगे तो वहां पर फाइब्रोसिस कर देंगे, फाइब्रोसिस कर देंगे। तो इस प्रकार सिलिकोसिस डिजीज कहलाती है। एक तो संधि शोथ और एक संधि शोथ क्या, फेफड़ों का शोथ, और दूसरा फाइब्रोसिस, ये दोनों ही डिजीज मिलकर क्या कहलाती है, सिलिकोसिस कहलाती है। फेफड़े के अंदर जो शोथ होता है, फेफड़े का शोथ प्लस फाइब्रोसिस, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सिलिकोसिस कहते हैं। और वो किसकी वजह से होता है, लाइसोसोम की झिल्ली के फटने से, क्योंकि वो एंजाइम निर्मुक्त हो जाते हैं और वो फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर चले जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोसिस करवा देते हैं और फेफड़ों के अंदर शोध कर देते हैं, इन्फ्लामेशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से सिलिकोसिस डिजीज होती है। चलिए नोट्स में देखते हैं। ऊतकों की कोशिका द्वारा सिलिका SiO2 को अंतर्ग्रहित किया जाता है। इस कण के ऊपर सिलिसिक अम्ल का निर्माण होता है। इस अम्ल के OH समूह लाइसोसोम झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। इस कारण लाइसोसोम की झिल्ली विघटित हो जाती है तथा लाइसोसोम के एंजाइम निर्मुक्त हो जाते हैं। ये निर्मुक्त एंजाइम फेफड़ों की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं तथा शोथ इन्फ्लामेशन उत्पन्न करते हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या था, सूजन। एक तरह से फेफड़ों के अंदर क्या देखने को मिलती, सूजन देखने को मिलती है, क्योंकि उसकी कोशिकाएं जो होती है नष्ट हो रही। इस क्रिया के कारण संयोजी ऊतकों का संश्लेषण प्रेरित होता है, जिससे फाइब्रोसिस हो जाती है। इस प्रकार सिलिकोसिस लाइसोसोम की क्रिया के कारण होने वाला रोग है, जिसमें फेफड़ों के शोथ तथा फाइब्रोसिस हो जाता है। फिर आते हैं एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस श्वसन क्रिया द्वारा एस्बेस्टस के कणों, एस्बेस्टस पार्टिकल के प्रवेश पर लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है। मान लो कि रेस्पिरेशन हो रहा है और रेस्पिरेशन के अंदर एस्बेस्टस के कण जो है आ गए हैं, तो क्या होगा, लाइसोसोम की जो झिल्ली है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। जैसे झिल्ली फट होगी तो इसके अंदर जो भी एंजाइम्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। और अगर ये मिजोथेलियल सेल के अंदर चले जाए, मिजोथेलियल सेल के अंदर चले जाए तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा और कैंसर, आगे जाके वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोसिस। क्योंकि ये एस्बेस्टस पार्टिकल की वजह से होता है, इसलिए इसको क्या कहा जा सकता है, एस्बेस्टोसिस कहते हैं। एस्बेस्टस के खानों में व्यक्तियों की मेसोथेलियल सेल्स में ट्यूमर हो जाता है। अब बात करते हैं गॉट डिजीज की। तो गॉट डिजीज कैसे होता है, जैसे कि हमें पता है कि जो सेल्स होती है उसके बाहर अगर कोई क्रिस्टल सॉलिड पाया जाता है, जैसे कि सोडियम यूरेट के क्रिस्टल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा उसकी क्या हो जाती है, फेगोसाइटोसिस हो जाती है। जैसे ही सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इन क्रिस्टल, सोडियम यूरेट क्रिस्टल की वजह से क्या होता है, लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, फट जाती है। और इसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। उसके जो भी एंजाइम्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर ये एंजाइम्स आते हैं तो अब ये एंजाइम्स कहाँ चले जाएंगे, जहां पर जॉइंट्स होते हैं, जहां पर जॉइंट्स पाए जाते हैं उन जॉइंट्स के बीच में जाकर फंस जाएंगे। इन एंजाइम के कारण जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर जितने भी सोडियम
यूरेट के क्रिस्टल है इन जॉइंट्स पे आकर वापस से जमा हो जाएंगे। एंजाइम की वजह से क्या होगा, वहां पर इन्फ्लामेशन होगा और सोडियम यूरेट जो क्रिस्टल है वो आकर कहाँ हो जाएंगे, इन जॉइंट्स पे जमा हो जाएंगे, जिससे इस टाइप की जो असामान्य अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, गॉट कहते हैं। इसमें भी चलने फिरने में दिक्कत होती है और जोड़ में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। चलिए नोट्स में देखते हैं। गॉट सोडियम यूरेट के छोटे क्रिस्टल कोशिका में फेगोसाइटोसिस द्वारा प्रवेश करते हैं। इन क्रिस्टल के कारण लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है तथा एंजाइम निर्मित हो जाते हैं। इन एंजाइम के कारण जॉइंट्स में संधियों में शोध क्रिया होती है तथा संधियों पर सोडियम यूरेट के क्रिस्टल एकत्रित हो जाते हैं। इस असामान्य अवस्था को गाउट या गॉट कहते हैं। फिर आते हैं एनोक्सिया एवं एसिडोसिस। एनोक्सिया एवं एसिडोसिस। एनोक्सिया तथा एसिडोसिस की स्थिति में रक्त में लाइसोसोम एंजाइम की सांद्रता बढ़ जाती है। मतलब ब्लड जो है, ब्लड के अंदर अगर लाइसोसोम बहुत ज्यादा हो जाए, लाइसोसोम बहुत ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया और एसिडोसिस कहते हैं। अब आता है संग्रहण डिसीज, स्टोरेज डिसीज। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि लाइसोसोम का निर्माण ही नहीं हो पा रहा है। कभी कभी क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है और इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो है नहीं हो पाएगा या फिर लाइसोसोम के एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर लाइसोसोम के एंजाइम नहीं बनेंगे तो एंजाइम नहीं होने की वजह से क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट होगा और जो फैट होगा वो क्या होगा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा एकत्रित हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगी, स्टोरेज डिजीज हो जाएगी। जैसे कि लाइसोसोम, अब यहाँ पर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया है। म्यूटेशन होने की वजह से यहाँ पर कोई एंजाइम ही नहीं बना। अब ये एंजाइम नहीं बना है तो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं वो ज्यादा बने रहेंगे क्योंकि इनका विघटन नहीं होगा। अब इनका विघटन नहीं होगा तो ये क्या कर लिए जाएंगे, स्टोर कर लिए जाएंगे। तो इनका स्टोरेज ज्यादा होने से क्या हो जाता है, स्टोरेज डिजीज हो जाती है। कई बार उत्परिवर्तन के कारण लाइसोसोम के एंजाइम निर्मित नहीं हो पाते हैं। इन एंजाइमों की अनुपस्थिति के कारण कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा फैट का आवश्यकता से अधिक मात्रा में संग्रह हो जाता है। इसे संग्रह रोग, स्टोरेज डिजीज कहते हैं। अब कौन कौन से कौन कौन से जो सब्सटेंस है जिनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं वो देख लेते हैं। तो लाइसोसोम एंजाइम के कारण होने वाले प्रमुख रोग, पहला जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, वो है फ्यूकोसाइडोसिस, जो कि अल्फा फ्यूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी से होता है। मेनोसाइडोसिस, अल्फा मेनोसाइडेज की डेफिशिएंसी से होता है। हंटर सिंड्रोम, आइड्यूरोनेट फॉस्फेट की डेफिशिएंसी से होता है। सनफ्लिपो सिंड्रोम, ये हेपेरिन एंड सल्फेटेज की डेफिशिएंसी से होता है। गैंग्लियोसाइडेसिस, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की डेफिशिएंसी से होता है। क्रेब डिजीज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की डेफिशिएंसी से होता है। टाइसेक डिजीज, हेक्सोस एमिनिडेज ए की डेफिशिएंसी से होता है। गाउचर डिजीज, बीटा ग्लूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी से होता है। पॉम्स डिजीज, बीटा ग्लूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी से होता है। वालमन डिजीज, एसिड लाइपेज की डेफिशिएंसी से होता है। फिर आता है सिस्टिनोसिस, ये जो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सिस्टीन की वजह से होता है। सिस्टीन एक एमिनो एसिड है और उसका बहुत ही ज्यादा संग्रहण हो जाता है, तो उससे कौन से हो जाती है डिजीज, सिस्टिनोसिस नामक डिजीज हो जाती है या फिर रोग हो जाता है। तो ये वाली जो टेबल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की भी डेफिशिएंसी से कोई सा भी रोग पूछा जा सकता है तो यहाँ पे सारे डिजीज के नाम लिखे हो, यहाँ पर कौन से जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाएगी वो बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं कीमोथेरेपी में लाइसोसोम की भूमिका, रोल ऑफ लाइसोसोम इन कीमोथेरेपी। तो लाइसोसोम जो होते हैं वो कीमोथेरेपी के अंदर भी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कीमोथेरेपी के अंदर जो भी मेडिसिन दी जाती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके लिए परमेबल नहीं होती,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेद के वो कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करती। तो ऐसी डिजीज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोशिका, सम टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो पॉज हो गया था, हम वापस देख लेते हैं। कीमोथेरेपी में लाइसोसोम की भूमिका क्या है, हम ये पढ़ रहे थे कि हमें पता है कि जो कीमोथेरेपी होती है उसके अंदर जो भी अपने को मेडिसिन दी जाती है, वो जो मेडिसिन होती है कीमोथेरेपी के अंदर जो यूज होने वाली मेडिसिन होती है, वो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको पार करके कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। मतलब वो इम्परमेबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन औषधियों के लिए। तो इसलिए क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ वेक्टर लगे होते हैं, तो उन वेक्टर के साथ इनका एंडोसाइटोसिस कराया जा सकता है। तो किस प्रकार इनका तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा इनको, मतलब किसी वेक्टर के साथ बांध के फिर एंडोसाइटोसिस के द्वारा इनको कोशिका के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। और जैसे ही एंडोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका में इसका प्रवेश होता है तो लाइसोसोम के अंदर ये चली जाती है, और लाइसोसोम के अंदर वेक्टर प्रोटीन और जो भी मेडिसिन होती है उनका क्या हो जाता है, उद्भाषण होता है, और फिर ये कहाँ साइटोप्लाज्म में निर्मित कर ली जाती है, और फिर यहाँ पर औषधि जो होती है अपना कार्य कर सकती है। कीमोथेरेपिक जो औषधियाँ होती है वो अपना मेडिसिन जो होती है वो अपना जो कार्य है वो कहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म कर पाती है। तो इस प्रकार कीमोथेरेपी के अंदर भी लाइसोसोम अपने एक इम्पोर्टेंट रोल को निभाता है। चले नोट्स में पढ़ते हैं। वे औषधियाँ जो कीमोथेरेपी में प्रयुक्त होती हैं लेकिन प्लाज्मा झिल्ली को भेदने में असमर्थ होती है, इन औषधियों को किसी वाहक के साथ बंधित कर दिया जाता है जो कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा प्रवेश करता है। कोशिका में प्रवेश करने वाली औषधियाँ तथा वेक्टर प्रोटीन लाइसोसोम के एंजाइम द्वारा उद्भाषित होते हैं। इस कारण निर्मित औषधि साइटोप्लाज्म में अपना कार्य करती है। अब बात करते हैं परऑक्सीसोम की, क्योंकि लाइसोसोम की डिजीज जो थी वो हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमारा बच गया था। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। अब हम आज एक छोटा सा और सेल ऑर्गेनेल्स बचा हुआ है हमारे यूनिट 5 के अंदर, परऑक्सीसोम, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो बात करते हैं परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम भी कैसे होते हैं, लाइसोसोम के जैसे जैसे पाउचेस होते हैं। ये भी लिपिड की बनी हुई, इनके पास एक मेम्ब्रेन होती है, और इनके जो कोर होता है, कोर के अंदर एक कोर पाई जाती है जो कि क्रिस्टलाइन होती है। उसके अलावा यहाँ पर इसका मैट्रिक्स बना होता है जिसमें ऑक्सीडेज और पर ऑक्सीडेज और कैटेलेज एंजाइम पाए जाते हैं, कैटेलाइज एंजाइम देखने को मिलते हैं। इन तीनों एंजाइम की प्रेजेंट की वजह से ही इनको क्या बोल दिया गया है, पर ऑक्सीसोम कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पर ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। इनको पर ऑक्सीसोम किसने कहा था, तो इनको डी डुवे नामक साइंटिस्ट ने पर ऑक्सीसोम नाम दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि इसमें पर ऑक्सीडेज नामक एंजाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कैटेलाइज एंजाइम पाए जाते हैं, कैटेलाइज एंजाइम पाए जाते हैं, और पर ऑक्सीसोम के अंदर पर ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति होने के कारण इसको पर ऑक्सीसोम नाम दिया गया था। चलिए नोट्स में देखते हैं। तो हम पहले डायग्राम देखते हैं। तो जैसे कि लिपिड की बाइलेयर है और यहाँ पर क्रिस्टलाइन कोर है जो समटाइम प्रेजेंट होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। कोशिका के अंदर हम देखें तो इस तरह से छोटे छोटे पाउचेस के रूप में हमें क्रिस्टलाइन कोर के साथ परऑक्सीसोम देखने को मिल रहा है, और ये इसका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा, जहाँ पर एंजाइम्स भरे हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड की बाई मेम्ब्रेन जो देखने को मिल रही है, और क्रिस्टलाइन कोर जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक के बीच में क्रिस्टलाइन कोर है, और ये जो है इसका मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स में कई सारे एंजाइम्स की प्रेजेंस आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जिसमें से मेनली एंजाइम्स कौन से होते हैं, एक तो होता है परऑक्सीडेज, और एक होता है कैटेलेज। इस दो ही एंजाइम जो होते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको परऑक्सीसोम कहा जाता है। चलिए हम नोट्स में देखते हैं। परऑक्सीसोम शब्द प्रतिपादन डी डुवे ने 1969 में उन सूक्ष्म पिंडों के लिए किया जिनमें परऑक्सीडेज तथा कैटालेज एंजाइम प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इनमें विघटन क्रियाओं के दौरान हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का उत्पादन होता है। ये पेरोक्सीडेज और कैटेलेज जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करते हैं। ये विघटन किसी भी चीज़ को अगर तोड़ेंगे तो लास्ट में किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए इसको पेरोक्सीसोम कहते हैं। ये इकाई कला झिल्ली द्वारा आवृत संरचना होता है। इसके अंदर एक ही झिल्ली देखने को मिली थी हमें, इसलिए इसको सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी कह सकते हैं।
जिसमें सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ उपस्थित होते हैं जो संघनित होकर न्यूक्लियोइड का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोइड विहीन पेरोक्सिसोम को माइक्रो पेरोक्सिसोम कहते हैं। ऐसा कि जैसे कि इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और ये सम्मिलित होकर एक न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जिसके अंदर न्यूक्लियोइड नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो पेरोक्सिसोम कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर ये सारे संगठित होकर ये जैसे एक पूरी, यहाँ पर एक पूरी जो है ना झिल्ली की तरह झिल्ली जैसा दिख रहा है, और इस झिल्ली को ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इस झिल्ली को ही क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। तो न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन, जिनमें न्यूक्लियोइड नहीं होता है उनको क्या बोला जाता है, माइक्रो पेरोक्सिसोम कहा जाता है। ठीक, चलिए अब नोट्स में देखते हैं। अब हमने बात की कि इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम्स पेरोक्सिसोम के अंदर पाए जाते हैं? पेरोक्सिसोम में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? यूरिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज पाया जाता है, अल्फा हाइड्रोलाइटिक ऑक्सीडेज पाया जाता है, एनएडीएच ग्लाइको ऑक्सिलेट रिडक्टेज पाया जाता है, एनएडीपी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज पाया जाता है, और केटेलाइज जो एंजाइम है वो पाया जाता है। कैटालाइज जो एंजाइम है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा तो पेरोक्सिडेज पाया जाता है और दूसरा कैटालाइज पाया जाता है। उसके अलावा भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमने पार्ट ए के अंदर पूछ लिए जाएंगे। पार्ट ए के अंदर पूछ लिए जाएंगे कि पेरोक्सिसोम के किन्हीं 5 एंजाइम के नाम लिखो, तो ये सारे एंजाइम भी याद होने चाहिए। कौन कौन से? यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, अल्फा हाइड्रोलाइटिक ऑक्सीडेज, एनएडीएच ग्लूकोज ऑक्जेलेट रिडक्टेज, एनएडीपी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और केटेलाइज। अब बात करते हैं उत्पत्ति की। तो पेरोक्सिसोम की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हमें पता है कि पेरोक्सिसोम की जो उत्पत्ति है वो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम से हुई। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम में कोई ज्यादा फर्क नहीं। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देखने को मिलते हैं, वही पेरोक्सिसोम के अंदर पेरोक्सिडेज और कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम की उत्पत्ति भी ईआर से होती है, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम से होती है। तो उसी प्रकार जो पेरोक्सिसोम जो होते हैं उसकी भी ओरिजिन जो होगी एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के द्वारा होगी। अब जो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम है उसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जो राइबोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये राइबोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये राइबोसोम पेरोक्सिसोम के जो एंजाइम होते हैं उनका संश्लेषण करते हैं। फिर जैसे ही ये पेरोक्सिसोम के जो एंजाइम होते हैं वो संश्लेषित हो जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं? एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के सिस्टर्नी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सिस्टर्नी के अंदर प्रवेश करने के बाद ये क्या कर देते हैं? यहाँ से बडिंग होती है और इस बडिंग के द्वारा पेरोक्सिसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार पेरोक्सिसोम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। पेरोक्सिसोम की उत्पत्ति सामान्यतः एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम से होती है। इनके एंजाइम राइबोसोम द्वारा संश्लेषित होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सिस्टर्नी में चले जाते हैं। इन सिस्टर्नी से पेरोक्सिसोम का निर्माण होता है। अब बात करते हैं क्या काम करता है पेरोक्सिसोम। तो अगर मैं बात करूं कि प्लांट के अंदर पेरोक्सिसोम जो होता है फोटो रेस्पिरेशन करता है। फोटो रेस्पिरेशन करता है। ये एक वेस्ट प्रोसेस होती है जो कि हम प्लांट बोटनी के अंदर पढ़ते हैं। तो पेरोक्सिसोम के अंदर पेरोक्सिसोम फोटो रेस्पिरेशन के अंदर भाग लेते हैं। जैसे कि फोटो रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है वो 3 ऑर्गेनेल्स के अंदर होती है। उसमें से एक जो ऑर्गेनेल्स होता है वो कौन सा होता है? पेरोक्सिसोम होता है। फिर ये क्या कर सकते हैं ऐसा? तो पेरोक्सिसोम के अंदर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ते हैं। किसके अंदर? एक जल के अणु और हाफ O2 के अंदर तोड़ देते हैं। इसलिए ये जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की बात करें तो हरे पादपों में, ग्रीन प्लांट में पेरोक्सिसोम प्रकाशीय श्वसन फोटो रेस्पिरेशन को संपादित करता है। पेरोक्सिसोम के ऑक्सीडेज एंजाइम हाइड्रोजन परमाणु को आणविक ऑक्सीजन तक स्थानांतरित करते हैं जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अत्यधिक विषाक्त होती है, बहुत ज्यादा जहरीली होती है। इस कारण
पर ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा इनका विघटन H2O जल व ऑक्सीजन में हो जाता है। पर ऑक्सीडेज एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? पेरोक्सिसोम में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन कर देते हैं। जहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि H2O2 जो होती है वह पर ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में जल और एक हाफ O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। H2O प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम आणविक ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। तो ये जो था क्या था, पेरोक्सिसोम हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। और आज हमने लाइसोसोमल डिजीज के बारे में पढ़ लिया। लाइसोसोम का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पेरोक्सिसोम इसके साथ ही कवर कर लेंगे। यूनिट 5 जो है वो हमारी आज कंप्लीट हो जाती है। अब बचा है यूनिट 2 के अंदर हमारा सेल साइकिल, जिससे हम कल की क्लास में देखेंगे, सेल डिवीजन और सेल साइकिल। और उसके बाद हमारा यूनिट 2 जो है सेल बायोलॉजी के अंदर कंप्लीट बाकी है। इस तरह से हमारा कंप्लीट सेल बायोलॉजी का कोर्स हो जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर का। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।